नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। किसी शरीफ को तबाह करने के लिए एक ही दुष्ट पड़ोसी काफी होता है। भारत के पड़ोस में तो दाएं बाएं दोनों तरफ ऐसे पड़ोसी हैं जो सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए नए नए तरीके आजमाने में उलझे रहते हैं। आप ठीक समझे, हम चीन और पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, जिनके दिल की नफरत मिटाने में भारत 60 साल बाद भी नाकाम है। भारत सरकार अपने इन दोनों पड़ोसियों के साथ कूटनीति और कारोबार की बात कर रही है और इन दोनों देशों की फौजें सरहद पर तनाव भड़काने में जुटी हैं। ताजा हाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना आए दिन घुसपैठ कर रही है, तो वहीं LOC पर पाकिस्तानी फौज गोलियां दाग रही है। अब ये बीच बहस का मुद्दा है कि एक तरफ गाली और दूसरी तरफ गोली खाकर भी भारत चुप क्यों है। आखिर चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देता भारत? एक तरफ चीन की हेकड़ी है और दूसरी ओर पाकिस्तान की हिमाकत। चीनी फौज लगातार घुसपैठ करके हिंदुस्तान को गालियां दे रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना LOC पर गोलियां बरसा रही है। इन दो दुश्मनों के बीच फंसा है हिंदुस्तान, जो न चीन और पाकिस्तान पर कोई रणनीतिक दबाव बना पा रहा है और न ही कूटनीतिक धमक दिखा पा रहा है। पहले बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की दादागिरी की। चीन ने एक बार फिर हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने की हिमाकत की है। चीनी सेना ने लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के नजदीक चुमुर इलाके में दाखिल होकर एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है। ड्रैगन की हिमाकत देखिए कि इस बार तो उसने इस इलाके में भारतीय सेना के हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी तोड़ डाले। भारत की जमीन पर अधम के चीनी सैनिकों ने अस्थायी बंकर ध्वस्त कर दिए और जाते जाते स्थानीय लोगों को अपशब्दों के साथ ये धमकी भी दे गए कि इलाका खाली कर दो। चीन की इस हिमाकत पर खुफिया विभाग ने भारत सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इस खबर की पुष्टि खुद ITBP ने की है। हालांकि इस घटना के बाद 3 जुलाई को दोनों देशों की सेना के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई, जिसमें हिंदुस्तानी सेना की ओर से बतौर सबूत टूटे हुए कैमरे पेश किए गए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीनी सेना की ऐसी गुस्ताखियां अब आए दिन की बात हो चुकी हैं। इंडिया न्यूज के पास वो खुफिया दस्तावेज हैं जिनमें भारतीय एजेंसियों ने सरकार को बताया है कि 20 जून को चीनी फौज की एक टुकड़ी ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की। उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के दिचू में भी चीनी सेना ने सरहद का उल्लंघन किया। इससे पहले 13 और 14 जून को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियों ने LAC पर चुमार, ट्रिंग हाइट्स, डेप्सेंग और पेगोंगसो के पूर्वी हिस्से में घुसपैठ की थी। सरहद पर हेकड़ी दिखाने के साथ साथ चीनी फौज के एक मेजर जनरल ने भारतीय रक्षा मंत्री के बीजिंग दौरे से ठीक पहले धमकी भरा बयान जारी किया। जानकार मानते हैं कि चीन के जनरल का वो बयान बेहद गंभीर था, जिसे भारत ने गंभीरता से नहीं लिया। वो बयान बिल्कुल ऊपर पॉलिटिकली क्लियर्ड है, तब वो बयान दिया गया है। वहां पर मीडिया कंट्रोल्ड है, सरकार कंट्रोल्ड है और वहां बिना सोचे समझे कोई बयान नहीं देता है। चीन के खतरे पर विपक्ष ने भी सरकार को आगाह किया, लेकिन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद कूटनीति के इस सवाल को ये कहकर खारिज कर गए कि मामले को रक्षा मंत्री देख रहे हैं। But India has already raised the matter with China. They have defense minister there. Can we please let him do his job? Thank you. Internal security, national security, foreign affairs, इन सारे मुद्दों पर ये सरकार बहुत ही कमजोर रुख अपनाती रही है और ये इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी या जो फॉरेन इश्यूज पॉलिसी है वो पैरालाइज हो गई है। सीमा पर पाकिस्तान का पाप, गोलीबारी से नहीं आ रहा बाज। चीन के साथ साथ भारत की चिंता बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने LOC पर भी शांति भंग करना शुरू कर दिया है। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान की फौज LOC के पुंछ और राजौरी सेक्टर में 5 बार युद्ध विराम तोड़ चुकी है।
पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन की ताजा घटना 8 जुलाई को पुंछ के सब्जिया मंडी इलाके में हुई। यहाँ भारतीय सेना के 2 सिविलियन कुली आईडी ब्लास्ट में घायल हुए। ये ब्लास्ट आतंकवादियों ने किया था। घायल कर्मचारियों के बचाव के लिए जब भारतीय सैनिक पहुंचे तो उन पर पाकिस्तानी फौजियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर पुंछ सेक्टर में तनाव भड़काने की कोशिश उसी दिन से कर रही है जिस दिन पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने सत्ता संभाली। नवाज की ताजपोशी के 2 दिन बाद 7 जून को पाकिस्तानी फौज ने पुंछ की लोनावाली पोस्ट पर रॉकेट दागे जिसमें गढ़वाल रेजिमेंट के नायब सूबेदार बचन सिंह शहीद हो गए। 26 जून को राजौरी के कैरी सेक्टर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की मंशा से पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। उसी दिन पुंछ सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी हुई। इससे पहले 24 मई को पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में टुटुमारी इलाके में एक ब्रिगेडियर और 2 जवान घायल हो गए। 27 मई को भी पाकिस्तानी फौज ने लोनावाली पोस्ट को निशाना बनाने के लिए कुछ रॉकेट दागे थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 19 जून को भी पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई थीं। अब ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि चीन और पाकिस्तान का एक साथ भारत के खिलाफ मोर्चा उनकी साझा रणनीति का हिस्सा है या कोई नई चाल। जानकार मानते हैं कि भारत की रक्षा नीति जब तक नौकरशाही के चंगुल में फंसी रहेगी तब तक चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे पाना संभव नहीं होगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मिलिट्री इनपुट्स नहीं है। मिलिट्री को साझेदारी इनपुट के लिए नहीं दी जा रही है, तो आप किस बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहे हैं? दरअसल भारत अब भी पाकिस्तान और चीन के साथ कारोबार और कूटनीति के जरिए रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, जबकि हालात से वाकिफ लोगों का कहना है कि ये दोनों पड़ोसी शांति की भाषा कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि उनकी गुस्ताखियों का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत रणनीति और कूटनीति के मोर्चे पर इसके लिए तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वाकई बड़ी चुनौती है दोनों तरफ से भारत के सामने, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कमर आगा, कूटनीतिक मामलों के जानकार, भारत पाक मामले के एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के JC शर्मा जुड़ गए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ ब्रिगेडियर अरुण सहगल भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं कमर आगा साहब से बात करना चाहूंगी। आगा साहब, ये क्या है, ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक हम देख रहे हैं दोनों तरफ से? एक तरफ से चीन इस साल लगभग 49 घुसपैठ वो कर चुका है पूर्वी सेक्टर में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जब से नवाज शरीफ सत्ता में आए हैं तकरीबन 5 बार सीज फायर का वायलेशन हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक है, क्या है इसके पीछे, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा कोई कोऑर्डिनेशन सब हो गया हो इन दोनों के बीच में। देखिए, बात दरअसल ये है कि जब से हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई है तब से चाइना बहुत डिस्टर्ब है। उसके 2 वजह, एक बार पहले तो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ से उसकी चिंता बढ़ गई, दूसरे खुद चाइना के अंदर इस समय बहुत ज्यादा वहां पे उपद्रव है। उनके यहाँ जो इकोनॉमिक डाउन टर्न हुआ है उसकी वजह से उनके यहाँ इंटरनल क्राइसिस है। हम लोगों ने ये देखा है जब भी चाइना के अंदर इस किस्म की क्राइसिस आती है तो वो फौरन कभी हिंदुस्तान के ऊपर या कभी वियतनाम से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या फिर उसके बाद ईस्ट चाइना सी जापान में वो इनकर्शन या इस किस्म की हरकतें करने लगता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का हम लोग लगातार देख रहे हैं, वो आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है लगातार इस किस्म के इनकर्शंस वहां पे जारी हैं। वो खासतौर से कश्मीर सेक्टर में उनके बने रहते हैं, और आजकल जब गर्मी के सीजन में ये इनकर्शंस देखा गया है बढ़ भी जाती है। उसकी वजह ये होती है कि फायरिंग भी करते हैं और साथ में मिलिटेंट को भी कश्मीर के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। तो यानी वो स्ट्रैटेजी जो पुरानी है वो बरकरार है, वहां पे सत्ता पर नवाज शरीफ काबिज हो, कोई भी काबिज हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जी, कोई भी काबिज हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी तरीके से लगातार बनी हुई है और उसी तरह से चल रही है इस दफे। लेकिन इस सबके बीच विदेश मंत्री का बयान अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, चीन की पॉलिसी में फर्क नहीं पड़ता, चाहे सत्ता में कोई भी आए। मैं शर्मा जी से बात करना चाहूंगी। शर्मा साहब, विदेश मंत्री से हाल में हमारी बात
बात हुई तो उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब को थोड़ा वक्त देना चाहिए, अभी अभी वो सत्ता में आए हैं। चीन के बारे में उनका कहना था कि चीन पे हर वक्त शक करना भी ठीक नहीं है। तो इन हालात में ये बयान और डराते हैं? नहीं, देखिए, जैसा मेरे सहयोगी कमर आगा साहब कह रहे थे, बात और उससे थोड़ी व्यापक है। चीन की जो महत्वाकांक्षा है कि एशिया की एकमात्र नंबर 1 शक्ति के रूप में स्पष्ट रूप से उभरे, उसको चुनौती केवल एक ही राष्ट्र से संभव है और वो है भारत। दूसरा उनका, तो इसलिए वो हर हालत में ये नहीं चाहते, उनकी व्यापक सामरिक नीति ये है कि किस प्रकार से भारत का ये विकास एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ना हो सके और बाकी एशिया उन्हें चीन का कॉम्पिटिटर ना देखे, स्पष्ट देखे कि ये चीन से बहुत पीछे और कमजोर देश है। ये संदेश बार बार जाते रहना चाहिए। दूसरा ये है कि भारत की मोराल टेस्ट करते रहते हैं कि कितना हौसला है, और दुर्भाग्यवश उसमें वो सफल होते हैं। और क्योंकि हमारी ओर से आवश्यकता से अधिक जो है ऐसे बयान दिए जाते हैं कि हम उनसे 100 गुना ज्यादा चिंतित हैं कि स्थिति गंभीर ना हो। हम नहीं चाहते, और मैं एक कूटनीतिक रहा होने के नाते कह सकता हूं कि युद्ध किसी के हित में नहीं है, तनाव बढ़ाना किसी के हित में नहीं है, और हमको भी नहीं ये ऐसा करना चाहिए, और मीडिया को भी आवश्यकता से अधिक नहीं उकसाना चाहिए। परंतु जो नफा तुला उत्तर जिसको है शीतल, उत्साह तो दोनों देश रहे हैं, और हमारे हुक्मरान ये कह रहे हैं कि अभी नवाज शरीफ साहब को वक्त देने की जरूरत है, उनको अभी थोड़ा टाइम दीजिए, और चीन पे बार बार शक करना ठीक नहीं है। नहीं, वो मैं सहमत नहीं हूं। हमें नवाज शरीफ साहब को कुछ समय देना चाहिए, वो बात में कुछ वजन है, क्योंकि पाकिस्तान एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। भारत के प्रति नीति आज तक हमेशा उसमें सिविलियन जो नेतृत्व है उसका कोई लेना देना नहीं रहा है। भारत के प्रति नीति सेना ही निर्धारित करती रही है। अब सेना की स्थिति कुछ कमजोर हुई है, जो मुशर्रफ साहब वाला किस्सा हुआ और इस तरह, और प्लस वो अभी अभी नए आए हैं, तो थोड़ा समय देना अच्छा है। शर्मा साहब, 1 महीना हो गया और 5 इनकर्शन हो गए इस दौरान। मैं देखिए, जो जम्मू और कश्मीर सीमा है, यहां गर्मी के दिनों में इनकर्शंस की हमेशा प्रयास किया जाता है, क्योंकि सर्दी जैसे नजदीक आएगी इनकर्शन मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन कमर आगा साहब, कोशिश तो होनी चाहिए थी ना? नहीं, बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात ये कि मैं समझता हूं कि अभी भी पाकिस्तान की जो सेना है वो वहां का सबसे शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन है, उसमें मुझे कमजोर नजर पड़ती भी नहीं दिखाई देती। ये एक उनकी स्ट्रेटजी के तहत है कि कुछ थोड़ा सा वो कभी कभी टाइम टू टाइम भी दिखाना चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, दुनिया को इलेक्शंस करा देते हैं। लेकिन इस दफे जो इलेक्शंस हुए हैं उसके जो रिजल्ट नतीजे जिस तरह से सामने आए, उससे लगता है कि आर्मी कमजोर नहीं है, बल्कि एक रणनीति थी। वो चाहते थे कि पंजाब बेस्ड डोमिनेशन रहे आर्मी में भी, और खासतौर से नवाज शरीफ साहब के खुद बहुत पुराने संबंध आर्मी से हैं। उनके थोड़े से डिफरेंसेस जो हुए थे वो केवल परवेज मुशर्रफ साहब से हुए थे, वरना आर्मी के ये बहुत करीब है। इस समय पाकिस्तान के अंदर आर्मी, वहां की गवर्नमेंट, वहां के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सबके ऊपर, बल्कि स्पोर्ट्स तक के ऊपर सब पे पूरा कब्जा जो अगर किसी का है तो वहां के पंजाब प्रोविंस का है, और वहीं के सब लोग हैं। ये सब में अच्छा कोऑर्डिनेशन भी है, और आर्मी मैं समझता हूं कि उसी तरह स्ट्रांग है अभी भी, क्योंकि अफगानिस्तान में उसको एक बड़ा रोल प्ले करना है, इसलिए वो थोड़ा बैक स्टेप पे नहीं पड़ता है वहां कोई भी सरकार आया। और ये हमने देख लिया, 5 इनकर्शन, 5 घुसपैठ 1 महीने के अंतराल में हो चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। चीन पे अगर की दोबारा बात करें तो शर्मा साहब, हमने ये भी देखा है कि अमेरिका से चीन अपनी तुलना रखता है हमेशा, और वो नहीं चाहता कि अमेरिका भारत के ज्यादा करीब आए। फिलहाल के सालों में जब से परमाणु करार हुआ दोनों देशों के बीच, हमने देखा कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से बेहतर हुए हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं। और जब भी ऐसी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है, अभी जॉन कैरी आए थे
कुछ समय पहले, और अगले महीने जो बिडेन आने वाले हैं अमेरिका के उप राष्ट्रपति। तो क्योंकि ये हाई प्रोफाइल विजिट्स अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, तो चीन भारत को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेंटरहुक्स पे रखना चाहता है कि भैया अमेरिका से ज्यादा करीबी करोगे, यहां हम भी बैठे हैं। नहीं, चीन हमेशा भारत को टेंटरहुक्स पे रखना चाहेगा, चाहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए या ना आए, और ये भारत पर निर्भर है। हमने 40 वर्ष जो अपना बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर में सड़कें और ये सब नहीं बनाया। अब हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 5-7 वर्ष से, और वो भी काफी नहीं है। अब वो चाहता है कि किस तरह ऐसी स्थिति बनाई जाए कि जो यथास्थिति जो इस समय चीन के पक्ष में है वो बनी रहे, कि उनके तो बिल्कुल हर पोस्ट तक सैनिक आ सकें और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने। कैसे वो इस उद्देश्य को प्राप्त करे, और भारत को इसका उत्तर देना है। मैं ये मानता हूं कि हमें इतना ज्यादा घबराया हुआ नहीं दिखना चाहिए, जैसा कभी कभी हमारे विदेश मंत्री के बयान से लगता है या और सरकार के लोगों के बयान से लगता है। हमारे पास भी विकल्प हैं जिससे स्पष्ट संदेश जा सकता है। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये विकल्प क्या है, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। क्या विकल्प है? ब्रिगेडियर अरुण सहगल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ब्रिगेडियर सहगल, आपसे जानना चाहूंगी, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रक्षा से जुड़े हुए एक्सपर्ट के तौर पर, आपको क्या लगता है कि भारत के पास क्या विकल्प है? बार बार जो हम चीन की अग्रेशन देख रहे हैं ईस्टर्न सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन, सीमा के पार से हम देख रहे हैं उल्लंघन बार बार। भारत के पास क्या विकल्प है? क्या एक रणनीति, स्ट्रैटेजी अब हमें अख्तियार करनी चाहिए इन दोनों को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें यह समझना है कि पाकिस्तान और चीन की सेनाएं जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा ओहदा रखती हैं, और वो ओहदा इस प्रकार रखती हैं कि उनको एक सिंक्रोनाइज्डली करके यूज किया जाता है नेशनल ऑब्जेक्टिव को बढ़ाने के लिए। ये दोनों हरकतें जो हमारे बॉर्डर पे हो रही हैं, हमारे बॉर्डर के ऊपर जो हरकतें हो रही हैं, ये एक प्लान्ड मुद्दा है। ये प्लान्ड मुद्दा ये है पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर की इशू को अलाइव रखना। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं कश्मीर को, मेरे पास टाइम नहीं है अभी उखाड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास और बड़ी प्रॉब्लम है, घर में बिजली की समस्या के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये टाइम होता है जब वो इन्फिल्ट्रेटर्स को हिंदुस्तान भेजते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कश्मीर को आहिस्ता आहिस्ता सुलगाया जा रहा है, उसको आग लगाई जा रही है। उस आग को जो है सुलझाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। चीन जो है, चीन की जो पीएलए लिबरेशन आर्मी है, वो अपना तरीके से काम करती है। वो देख रही है कि अगर हिंदुस्तान को मौका मिल गया तो हिंदुस्तान जो है अपनी सेना शक्ति को बढ़ा लेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर लेगा। जब वो हो जाता है तो एक नया प्रॉब्लम उसके लिए खड़ा हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास विकल्प है? नंबर 1 विकल्प ये है कि हमें जो है, जो भी हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। दूसरा, पॉलिटिकली हमें इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं। हमें बहुत चीन और पाकिस्तान को बता देना है कि हमारी जो है, हम इतना ही बर्दाश्त की शक्ति इतनी है, उससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास हथियार है, हमारे पास असला है, हमारे पास सब कुछ है इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने का। बिल्कुल। हमारे अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप पहले घबरा जाती है फौज से बाहर करने से पहले ही। यही बात हमने, और शायद इसीलिए कहा जाता है बार बार कि जो मैं इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कमर आगा साहब से, जो बार बार ये कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में, विदेश मामलों से जुड़े हुए जो भी मसले आते हैं, उनमें मिलिट्री लीडरशिप को भी भारत में शामिल करना चाहिए, लेकिन क्यों है हिचकिचाहट हमारे देश में? देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, नहीं, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी डिफेंस मिनिस्टर होता है। कहाँ फर्क पड़ रहा है? देखिए,
राजपूत जी, हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर हर मामले में वहाँ पे मौजूद होता है और डिफेंस मिनिस्टर को पूरी बैकिंग होती है आर्मी की, उनका कंसल्टेशन होता है। फिर उसके अलावा हमारे पास दूसरे वो तो कहते हैं कि बाबुओं के आगे हम कुछ कर नहीं पाते, कह नहीं पाते। ऐसी बात नहीं है, पूरा इंस्टीट्यूशन है, नेशनल सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूशन है, एक नहीं कई एक लेवल पे होते हैं, सब जुड़े रहते हैं और उसके अंदर सेलेक्ट कमिटीज होती हैं, वो एक पूरा फंक्शनिंग है उसके साथ। तो ये बात दरअसल ये है, इस समय जो हो रहा है ये कश्मीर बहुत निशाने पे है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो गॉर्डर पोर्ट नया बना है, यहां से लेके वो जिंजियान तक वो एक नई रोड भी बनाने जा रहे हैं, काराकोरम हाईवे को चौड़ा करने जा रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी वहां कश्मीर से होती भी जाएगी, फिर उसके बाद रोड कनेक्टिविटी की वहां पे बात चल रही है, यही नहीं गैस पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस, ये सब वहां पे डेवलप करने जा रही है। कमर साहब, एक तो या दो लाइन्स में जाना चाहूंगी कि क्या है हमारे पास रास्ता इस दो तरफा हमले से निपटने? देखिए, हमारे पास बहुत से रास्ते हैं, हम लोगों ने उनका इस्तेमाल भी किया है। इस वक्त चाइना काफी आइसोलेट हो गया है पूरे एशिया के अंदर, हमने बहुत अच्छा एक्सेस बना लिए इंडिया, वियतनाम, जापान एंड साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, जिसकी वजह से चाइना बहुत डिस्टर्ब है और लगातार उसकी वजह से इनकर्शंस भी कर रहा है, हमको दबाने की भी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को सारी दुनिया जानती है कि ये बहुत एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, और दूसरी बात ये कि साथ सिंगल फ्रेम रणनीति, बिल्कुल वक्त कम है हमारे पास, क्या एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों चीजें होती हैं, कैरेट एंड स्टिक। एक तरफ तो हमको बातचीत करते रहना चाहिए, चाइना से भी डिमार्केशन होना चाहिए, साथ में हमें जैसा एम्बेसडर साहब ने अभी बताया कि हमको सख्ती भी दिखानी चाहिए, थोड़ी उसमें बदलाव की भी जरूरत है। चलिए, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में धन्यवाद। तो बातचीत का दौर जो है उसे रोकना नहीं चाहिए, दोनों देशों के साथ बातचीत बेशक भारत आगे बढ़ाता रहे, लेकिन साथ ही वक्त वक्त पर कड़े संदेश देना भी जरूरी है कि ये हिमाकत जो चीन की तरफ से लगातार हो रही है पिछले कुछ समय से और पाकिस्तान भी बार बार करता रहा है, ये हिमाकत भारत मंजूर नहीं करेगा। इस खास